तो दोस्तों यूपीएससी 2025 हो चुका है। आज प्रीलिम्स पेपर हो चुका है। जीएस पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें इकोनॉमी के सेगमेंट का एनालिसिस हमें करना है। तो इकोनॉमी के सेगमेंट के क्वेश्चंस को देखते हैं और इस बार हमेशा की तरह इकोनॉमी ने इस बार भी काफी कुछ क्वेश्चंस, अगर आपका कुछ करंट के क्वेश्चंस भी इसके अंदर मिला ले तो 20 के करीब क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमी हमेशा की तरह एक डिसाइसिव फैक्टर रहा है। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग। निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 बॉन्ड्स, नंबर 2 हेज फंड्स, नंबर 3 स्टॉक्स और नंबर 4 वेंचर कैपिटल। और फिर पूछा है हाउ मैनी ऑफ द अबोव आर ट्रीटेड एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। देखिए भाई, बॉन्ड एक प्रकार का डेट इक्विपमेंट है जो बड़ा कन्वेंशनल इक्विपमेंट है ना। मतलब अगर किसी कंपनी को, अगर सरकार को मान लीजिए उधार चाहिए और अपनी कंपनी में निवेश करवाना है किसी का, तो वो उधार ले सकता है बॉन्ड के थ्रू। स्टॉक भी एक प्रकार का, शेयर जो होता है वो भी एक प्रकार का कन्वेंशनल इक्विपमेंट है। लेकिन जब हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करते हैं तो आपके पास में एक आते हैं हेज फंड्स और एक आता है वेंचर कैपिटल। आपको आंसर मिलेगा 2 और 4, यानी कि बी वाला इसके अंदर। और बी का मतलब हुआ ओनली 2। लेकिन हमें समझना है कि ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है। देखिए भाई, आरबीआई ने, है ना, सेबी ने 3 तरीके से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को क्लासिफाइड किया है। कैटेगरी 1 वो होता है जिसके अंदर वेंचर कैपिटल्स आते हैं, जिसके अंदर एसएमईज आते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये इंडिया में एक फंड आपने क्रिएट किया, है ना, और बाहर से लोगों से, इंडिया से भी और इंडिया के बाहर के लोगों से भी आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा लिया और फिर आप इसको इंडिया में इन्वेस्ट करोगे और जो प्रॉफिट आएगा वो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट इन लोगों को दोगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। ओके, तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो बॉन्ड इट इज अ डेट इक्विपमेंट एंड इज अ कन्वेंशनल इक्विपमेंट, पारंपरिक है। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरीज के अंदर आपको वेंचर कैपिटल आते हैं, सोशल इनिशिएटिव्स आते हैं। कैटेगरी नंबर 3 के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आती है। और जो कैटेगरी नंबर 1 और 3 में नहीं आया उसको कैटेगरी नंबर 2 में रखते हैं। और हेज फंड्स इत्यादि भी इसी के अंदर आते हैं। तो आपको अगर देखने को मिलेगा तो हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल दोनों इसी का पार्ट होंगे। तो 2 उसके अंदर है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के रिजर्व बैंक के इनकम के कौन कौन से सोर्स है। अभी आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ने एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं, जो उनको प्रॉफिट हुआ था वो भारत सरकार को ट्रांसफर किया है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिजर्व बैंक को इनकम किससे उठती है। बड़ी ही लॉजिकल क्वेश्चन भी है और बड़ा ही जिसको कह सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बॉन्डों की खरीद बिक्री करता है। तो अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक ने किसी बॉन्ड को 10 रुपए में खरीदा था और अब उसको 12 रुपए में बेच रहा है, तो जो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो उसकी इनकम हुई कि नहीं हुई। तो यस, इट इज द मेथड बाय विच आरबीआई इनकम। दूसरा देखिए, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसीज, ये भी होता है। अगर आप देखते हो कि कभी डॉलर, मान लीजिए $1 बराबर 70 रुपए का था, उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 70 रुपए देकर $1 खरीदा और अब $1 बराबर 80 रुपए का हो गया। ऐसी कंडीशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब $1 को बेचा तो उसके पास में कितने आए, 80। खरीदा जब कितने आए थे, 70। बेचा जब कितने आए, 80। ऐसी कंडीशन में आप क्या कह सकते हो, भले ही आम आदमी को नुकसान हो रहा हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 10 रुपए की इनकम हो गई है। तो इनकम हो सकती है बॉन्ड को और बॉन्ड से भी, और हो सकती है फॉरेन करेंसीज को सेल और परचेस करके भी। थर्ड है पेंशन फंड मैनेजमेंट। देखिए, पेंशन फंड का मैनेजमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं किया जाता। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ये तो हो ही नहीं सकता। प्राइवेट कंपनीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां से लोन देता है, तो वो लोन नहीं देता है। और पांचवा बड़ा कंफ्यूजिंग था और वो ये था प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स छापने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा लगता है,
हालांकि आप ये कह सकते हो कि जी 1.5 रुपया टोटल लगाकर 2000 का नोट छाप लेते थे, है ना, तो प्रॉफिट ही हुआ। लेकिन हम रिजर्व बैंक की अगर बैलेंस शीट को देखते हैं तो उसमें इसको एक्सपेंडिचर में रखा जाता है, इसलिए हाल फिलहाल में मानना पड़ेगा कि ये भी नहीं आता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इनकम के सोर्स कौन कौन से हैं? ए आंसर होगा 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। भारत सरकार से संबंधित कुछ विभाग दे रखे हैं और पूछा है कि वो किसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी आजकल बड़ा फेमस है। अब देखा है कि इधर कॉलम में दे रखा है कि इसके काम क्या है, और इससे आप निकाल पाएंगे कि किसके अंडर काम करता है, उससे आप निकाल पाएंगे कि आंसर क्या है। तो अगर देखा जाए ईडी, तो ईडी जो है इसके कुछ कामों में से एक बताया गया है कि कुछ फ्यूगिटिव इकोनॉमिक जो है ऑफेंस होते हैं, मतलब कुछ गंभीर आर्थिक अपराध होते हैं, उसको ईडी जांच करता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ईडी बेसिकली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर नहीं आता, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसलिए ये आपका गलत होगा। अगर आप देखें डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसका काम क्या दे रखा है कि जो कस्टम्स के प्रोविजंस होते हैं, ड्रग्स की वगैरह की जो स्मगलिंग होती है, उसको ये विभाग देखता है, और डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और थर्ड अगर आप देखें डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, ये क्या काम करता है? एक बिग डेटा बनाता है जिससे हम जो है इनकम टैक्स से रिगार्डिंग और विभिन्न प्रकार के टैक्सेशन से रिगार्डिंग जो है किसी भी आदमी का जब हमें बिग डेटा मिलता है तो हम उस पर नज़र रख पाते हैं, निगरानी रख पाते हैं। और ये भी किसके अंतर्गत आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन ये गलत है। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, यानी कि ये दोनों सही है और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज in India to submit a business responsibility and sustainability report। ध्यान रखिएगा, ये लिस्टेड कंपनीज जो है ये किसके पास अपनी रिपोर्ट देती है? किसके पास देती है? जो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है वो सेबी के पास देती है बेसिकली। और वो जो सेबी के पास देती है उसका उद्देश्य क्या है? A business responsibility and sustainability report is the framework mandated by SEBI, not by RBI। मतलब ये RBI का काम नहीं, ये SEBI का काम है, जो लिस्टेड कंपनी के लिए होती है। और इसका पर्पस क्या होता है? ताकि कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपना रही है कि नहीं अपना रही है, ये बताना है ना। मतलब कंपनीज जो अपनी स्ट्रैटेजी अपना रही है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बताना होता है। यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर ज़्यादातर नॉन फाइनेंशियल टाइप के काम हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर ज़्यादातर जो ब्यौरा होता है वो नॉन फाइनेंशियल टाइप का होता है। और अगर आप जो एक क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पहला स्टेटमेंट तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि आरबीआई है, जबकि होना क्या चाहिए था? सेबी। और इसमें क्या अंदर है? A company submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature। ये सही है। मैंने आपको कहा कि उसकी जो सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिसेस वो अपना रही कि नहीं अपना रही है, वो एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अपना रही कि नहीं अपना रही, ये बताती है। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं देती है, नॉन फाइनेंशियल नेचर की रिपोर्ट देती है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, दूसरा हो गया सही। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? आंसर हो जाएगा बी। थर्ड देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन। यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया इनकम फ्रॉम द अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रिकरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। आपने सुना होगा हमारे देश में एग्रीकल्चर पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज पर टैक्स लगेगा। और यहाँ इनकम टैक्स नहीं, फॉर एनी टैक्स, यानी कि इस पर तो टैक्स लग ही सकता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ अगर और ज़्यादा लेवल पर बढ़ गई ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो क्या वो टैक्स से मुक्त होंगे? नहीं।
ये टैक्स से मुक्त नहीं होंगे, इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरा देखिए, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दैट इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये सही है। कैपिटल एसेट ही नहीं मान रहे ग्रामीण एग्रीकल्चरल लैंड को, तो फिर उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। अब देखते हैं ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू द अबोव स्टेटमेंट? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट नंबर 1। हाँ, स्टेटमेंट नंबर 2 इज statement number 2 are correct and statement number 2, both the statement 1 and statement 2 are correct, नहीं ये गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट, नहीं, आंसर हो जाएगा डी। स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। यस, ये एक मिनरल सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है, इंडिया ने फाउंडर मेंबर नहीं है लेकिन इसको ज्वाइन किया है। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30, नो, इंडिया ने 30 क्रिटिकल मेंबर्स जो मिनरल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन इंडिया उन तीसों के अंदर रिच है ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट MMDR एक्ट 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license to certain critical minerals। सही है, जितने क्रिटिकल मिनरल्स है, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स उसको उसके लाइसेंस देना, उसको ऑक्शन कराना, ये जो 2023 में अमेंडमेंट हुआ 1957 एक्ट का, उसके अंतर्गत ये शक्तियां पार्लियामेंट को दे दी गई है। 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, सेकंड गलत है, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा सी, 1 and 3 ओनली। करेक्ट ही पूछा ना, यस, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टेक होल्डर्स। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जो बॉन्ड होल्डर्स है वो स्टेक होल्डर मतलब जो जिसने शेयर लिए खरीदे हैं उनकी तुलना में कम रिस्क पर है। बिल्कुल जी, बॉन्ड तो बेसिकली जो बॉन्ड होल्डर है उसने तो एक तरह से आपको उधार दिया है। बॉन्ड है क्या? डेट इक्विपमेंट। मेरी एक कंपनी है, मैंने बॉन्ड जारी करके किसी से 100 रुपये लिए और उसको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देने का वादा किया, तो बॉन्ड होल्डर के रिस्क कम है, चाहे मेरे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे बॉन्ड होल्डर का तो पैसा लौटाना ही है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। सेकंड देखिए, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर टू अ कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स। यस, जो स्टॉक होल्डर्स है वो तो एक तरह के ओनर है, वो तो शेयर होल्डर है। कंपनी के 100 रुपये में से अगर 2 रुपये आपके हैं तो 2% हिस्सेदारी आपकी, आप मालिक हो 2% के। लेकिन बॉन्ड होल्डर्स तो बेसिकली सिर्फ वो है जिन्होंने उधार दिया है और फिक्स इंटरेस्ट रेट आपको उनको देनी है। थर्ड देखिए, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्राइवेटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स। यस, और इसीलिए जब आपसे उधार अगर आपको रीपेमेंट करना है तो शेयर जिनके पास है उनका नंबर बाद में आता है, बॉन्ड होल्डर्स का नंबर पहले आता है, क्योंकि इनको ना प्रॉफिट में कुछ मिलना नहीं था, इनको तो बेसिकली एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलनी थी। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1। यस, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है और ये इस स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं कि चूंकि वो लेंडर्स हैं, चूंकि उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है, इसलिए उनको किसी भी प्रकार से उनका रिस्क कम है स्टॉक होल्डर्स की तुलना में। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। फिर ज़्यादा टिपिकल तो क्या था कि इसके अंदर आप ये निकाल लो कि इसमें आंसर क्या रखना है। इकोनॉमी हमेशा की तरह से डिसाइसिव रहा है भाई। आगे देखते हैं 38th, इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्टेड ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। सही है, भारत में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बहुत सारे जो है ट्रेडिंग उसके अंदर हो रही है, वो खूब सारे कंपनीज जो है उसके अंदर लिस्टेड है और ये स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। सेकंड देखिए, इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी सही है, पिछले साल इंडिया के स्टॉक मार्केट ने हांगकांग से भी आगे निकल गया था। थर्ड देखिए,
There is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of options trading or to be act on unregistered financial advisory to the guard। ये गलत है। अरे भैया सेबी है, ये कह रहे कि कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, सेबी है। और समय समय पर भारत सरकार ऐसे लोगों की, ऐसी संस्थाओं की नियुक्ति करती रहती है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लोग जो ट्रेड करते हैं उनको समझाती है कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, इसको बहुत अच्छे से देखना। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 1 एंड 2 है, तीसरा गलत है। आपको आंसर क्या मिल जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सर्कुलर इकोनॉमी, देखिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, जो उनका वेस्ट होता है उसी को इनपुट के रूप में यूज कर लेती है, यानी कि नए रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती। तो जरा देखते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ये सही है, क्योंकि अगर आप बार बार रॉ मटेरियल इनपुट नहीं करोगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा कि नहीं होगा। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। यस, आपने जो रॉ मटेरियल इनपुट किया, जो वेस्टेज हुआ, उसी वेस्टेज को वो वापस इनपुट के रूप में यूज कर लेते हैं। थर्ड देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और जो मतलब वेस्ट जो था उसको आपने इनपुट के जैसे यूज कर लिया तो जो नेट वेस्ट हो गया ऐसा बहुत कम रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट and both of them explain statement number 1। yes, चूंकि वो रॉ मटेरियल का कम से कम यूज करती है, चूंकि वो वेस्टेज को इनपुट के जैसे यूज कर लेती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होता है। ए आंसर होना चाहिए और ए ही आंसर होगा। देखिए ये होती है सर्कुलर इकोनॉमी। रिसाइकलिंग आप करते हो सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर, डिजाइन करते हो, प्रोडक्शन रीमैन्युफैक्चरिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, कलेक्शन करते हो, जो वेस्टेज है उसका कलेक्शन करते हो वेस्ट को, फिर उसको बाद में रिसाइकिल करते हो और रॉ मटेरियल्स का मिनिमम यूज होता है। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल रिसीव्ड्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, कैपिटल रिसीप्ट का मतलब हमारे बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू पार्ट एंड कैपिटल पार्ट। कैपिटल पार्ट की जो अर्निंग होती है, रिसीप्ट्स होती है, वो गड़बड़ मानी जाती है, क्योंकि आप अपनी कैपिटल को या तो खोते हो या आप अपनी कैपिटल को गिरवी रखकर उधार लेते हो। तो अगर गिरवी रखकर उधार लिया तो लायबिलिटी बढ़ेगी और अगर बेच ही दिया तो असेट खत्म हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट सही है। बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीप्ट्स, ये सही है। ठीक है ना, जब आप विनिवेश करके उधार लेते हो, विनिवेश का मतलब क्या होता है, सरकार अपनी किसी कंपनी को बेच दे, तो विनिवेश करके अगर आप उधार ले रहे हो तो वो भी एक प्रकार का कैपिटल रिसिप्ट हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नो, नेवर। अगर आपने उधार दे रखा है और आपको ब्याज मिला है तो वो लायबिलिटी थोड़ी क्रिएट करेगा, वापस थोड़ी लौटाना है। पहला और दूसरा सही है, ए आंसर होगा। 1 and 2 only। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। और पूछा गया है कि कौन कौन सी नेटो में, नेटो का पार्ट, हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर मेंबर्स ऑफ द नेटो। तो देखिए भैया, बुल्गारिया इसका मेंबर है, स्वीडन इसका मेंबर है, नॉर्थ मैकेडोनिया इसका मेंबर है। नेटो के अंदर जो मेंबर कंट्रीज है उसके अंदर बुल्गारिया है, उसके अंदर स्वीडन है, उसके अंदर नॉर्थ मैकेडोनिया है और शायद अभी देखते हैं कौन कौन सी और हो सकती है। अगर आप देखें तो नेटो की मेंबर कंट्रीज में बेल्जियम उसमें नहीं था, कनाडा नहीं था, डेनमार्क नहीं था, फ्रांस नहीं था, आयरलैंड नहीं था, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स में से कोई नहीं था। उसके बाद ग्रीस, टर्की, वेस्ट जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, देखिए बुल्गारिया, ये बुल्गारिया उसके अंदर आ गया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, ये भी उसके अंदर था, नॉर्थ मैकेडोनिया, स्वीडन, 4 हैं जी उसके अंदर। अगर देखें पीछे तो क्रोएशिया ये भी है। तो 4 मेंबर कंट्री आपको नेटो के अंदर देखने को मिलते हैं। आंसर हो जाएगा ओनली 4।
नेटो की मेंबर कंट्रीज में। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, नहीं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, इसको नहीं। हम्म 50वां क्वेश्चन ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। वो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल मिशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज द इम्पॉर्टमेंट ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल पुअर एज अ मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ये गोकुल मिशन है क्या? जो हमारी गाय और भैंस की ब्रीड्स है उनको बेटर करने के लिए, है ना, वो भी स्वदेशी गाय और भैंस की जो ब्रीड्स है उनको बेटर करने के लिए मिशन है। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 है वो क्या कहता है कि चूंकि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलता है कि गाय और भैंस की जो इंडिजीनियस ब्रीड्स है बेसिकली वो छोटे फार्मर्स के पास में है, और अगर वो छोटे फार्मर्स के पास में है और आप ये मिशन चला रहे हो तो उनकी परिस्थितियाँ सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि ये अपलिफ्ट करेगा किसको? हमारी गाय और भैंस की, है ना, काऊ और बफेलो की इंडिजीनियस ब्रीड्स को। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है। आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। आगे देखते हैं। सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 करोड़। देखिए मैंने क्लासेस के अंदर ये कहा था कि आप केवल रटना मत, समझना। वो फिगर्स से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो देखिए पूछ लिया, फिगर देखा। सब्जेक्ट सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ रुपीज एंड द रेवेन्यू रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज 60,000। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 80,000 करोड़ रुपीज। रेवेन्यू रिसीप्ट्स कितनी है? 60,000 करोड़ रुपीज। बोरोइंग कितनी है? 10,000। और इंटरेस्ट का पेमेंट कितना किया है? 6,000। ओके, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट कितना आएगा? डेफिनेट बात है, एक्सपेंडिचर में से इनकम को घटाओ। 80,000 करोड़ में से 60,000 करोड़ घटाओगे तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया? 20,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट कितना होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है जी? जो भी आपके पास में जो भी एक्सपेंडिचर और इनकम को घटाने के बाद आया उसमें से जितनी उधारियां ली है उसको भी घटाओ। उधारियों को हटाकर टोटल इन एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम का जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? हमारे टोटल इनकम, यानी कि यहाँ मानना पड़ेगा कि जी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट कुछ नहीं दे रखा है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस बोरोइंग, तो ये फिगर कितना आया था? 20,000। और फिर से 10,000 घटा दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10,000। तो फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया? 10,000। अब आता है जी प्राइमरी डेफिसिट कितना है? तो फिस्कल डेफिसिट में से फिस्कल डेफिसिट कितना आया था? फिस्कल डेफिसिट कितना आया था? 10,000। और जब फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को घटाते हो तो आपके पास में प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितना दे रखा है इधर? 6,000। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटाओगे, फिस्कल डेफिसिट कितना था? 10,000। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 6,000। घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। और जैसा मैं बोलता हूँ, समझना है, रटना नहीं है। और इकोनॉमी के इस पोर्शन को अगर आपने रट कर करा है तो ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। बहुत से लोग फंस गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A country fiscal deficit stands 50,000 crores. It is receiving 10,000 crores through non-debt creating capital received. The country's interest liabilities are 15,000 crores. What is the gross primary deficit? तो जब ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं हम तो करते क्या हैं? कंट्री के फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 1,500। प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट कितना था? 50,000। 50,000 में से 1,500 गया, 48,500। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन सीधे सीधे फिगर्स देकर पूछे हैं। 48,500 इसका आंसर होगा। 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आपके पास में है। 15th फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये पूछा है।
It has recommended grant of 4,800 crore rupees from the year 2022-23 to the year 2025-26 for the state to enhance the educational outcomes। ये सही है। कहा गया है कि इन 4 फाइनेंशियल ईयर्स में 1200 रुपए की किस्त जाएगी, 4800 रुपए की किस्त जाएगी उन राज्यों को जो अपने एजुकेशन के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। पहला सही है। 45% of the net proceeds of the union taxes are to be shared with the state। No, it is 41%। 45% नहीं तो सेकंड गलत हो गया। 45,000 crores are to be kept as a performance based incentives for all the state for carrying out agriculture reforms। जो भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करेंगे स्टेट को उनके लिए 45,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये सही है। तीसरा सही है, पहला सही है। इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट्स क्राइटेरिया टू रिवार्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। अगर राज्य अपने कर के टैक्स रेवेन्यू को सुधारेंगे तो उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए। ये 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशें थी, तो ये भी सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो आंसर आपके पास में आ जाएगा सी 1, 3 एंड 4। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है इसलिए मैं बड़ा कर आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू द मिडिल इनकम कंट्रीज। बिल्कुल, मिडिल इनकम कंट्रीज को भी देता है और जो कम जिनकी इनकम होती है उनको भी देता है। आगे देखिए, इट वर्क सिंगल हैंडेडली। नो, सिंगल हैंडेडली नहीं, बहुत सारे अन्य संस्थाएं भी है जो इस प्रकार का लोन देती है। तो सेकंड गलत हो गया। इट वॉज स्टैब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये सही है। पहला और तीसरा सही है, सी आंसर होगा। फिर आ जाइए, RTGS और NEFT, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो बड़े जनरल नॉलेज से संबंधित है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। क्वेश्चन क्या है? RTGS है ना, रियल टाइम पैसा आप ट्रांसफर करते हो, एक तो तुरंत पैसा चला जाता है, एक NEFT में कुछ टाइम बाद पैसा आता है। पहला स्टेटमेंट क्या है? RTGS के अंदर सेटलमेंट रियल टाइम हो जाता है। देखिए अब इसमें कुछ कंफ्यूजन है। खुद RBI की वेबसाइट में दे रखा है कि रात को 11:30 से लेकर अगले दिन 12:30 तक थोड़ा सा ब्लॉकिंग टाइम रहता है। तो हो सकता है UPSC इस क्वेश्चन पर रिकंसिडर करे, लेकिन अगर इसके नाम पे जाएं तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। सेकंड देखिए, इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज फॉर। नहीं, चार्ज तो लिया ही नहीं जाता, ना RTGS में चार्ज लिया जाता है, ना NEFT में चार्ज लिया जाता है। कस्टमर से, जिस पर पैसा जा रहा है जिसके पास, उससे किस बात का चार्ज लगेगा? इनवर्ट ट्रांजेक्शन का कोई पैसा RTGS में भी नहीं है, NEFT में भी नहीं है। Operating hours of RTGS are restricted on certain days, while this is not true for NEFT। देखिए अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है। इनफैक्ट 24/7 दोनों अवेलेबल है, लेकिन कई बार कुछ जगहों पर RTGS का हॉलीडेज रहता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार मार्क कर दें, अगर मुझे इसका आंसर लगाना होता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे आंसर लगाना होता तो मैं ये लगाता कि ये केवल एक करेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन तो वो गलत है। और तीसरे के अंदर मैं देखता वाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर NEFT, इसको मैं गलत ही मानता, एक ही करेक्ट मानता, लेकिन मुझे लगता है इसको कंफ्यूजन में छोड़ना पड़ेगा हमें। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। UAE, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और बांग्लादेश। UPI पेमेंट कहाँ कहाँ चल रहा है भैया? UAE में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, सिंगापुर में चल रहा है, जर्मनी और बांग्लादेश में नहीं चल रहा। तो 3 आंसर। अब आ जाइए, PM सूर्य घर। हाँ भाई, PM सूर्य घर मल्टी बिजली योजना, ये एक बिजली योजना है जो कि इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल। सोलर रूफटॉप पैनल को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री बिजली घर योजना है। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी से संबंधित है इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड देखिए, इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर। यस, ये भी सही है। इस पूरे काम के लिए 3 लाख स्किल्ड मैन पावर को क्रिएट करना इस योजना का उद्देश्य है। तो आपको 50वें क्वेश्चन के अंदर इसमें जो 80th क्वेश्चन है उसमें PM सूर्य घर मल्टी बिजली योजना में तीनों क्वेश्चन स्टेटमेंट सही नजर आते हैं। रूफ टॉप पर बिजली आपका सोलर पैनल स्थापित करना है, ये पहला स्टेटमेंट है। कितना? 1 करोड़, सही है।
रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री जो है वो संचालित कर रही है। सेकंड स्टेटमेंट ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि 3 लाख स्किल्ड मैन पावर को जनरेट करना है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस है, देखिए जो इससे करंट से संबंधित क्वेश्चन है वो मैं करंट अफेयर्स के सेगमेंट पे डिस्कस करूंगा। तो आपको जो पेपर अगर देखा जाए 20 क्वेश्चन इकोनॉमी से और 15 क्वेश्चन के लगभग पॉलिटी से आए हैं। 35 क्वेश्चन बड़े डिसाइसिव है। कट ऑफ मेरे हिसाब से 85 प्लस माइनस 2 जाने की संभावना है। और करंट अफेयर्स का साइंस एंड टेक और मिसलिनियस टाइप के दूसरे सेगमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल आईएएस विद मी को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए और रोज़ कोई ना कोई टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करते हैं।